तो आज हम सबसे पहले रशिया, भारत और चीन की त्रिकोणीय साझेदारी का विश्लेषण करेंगे, जिनके बीच वैश्विक राजनीति का सिचुएशन ट्रायंगल बन रहा है। ये सिचुएशन ट्रायंगल है क्या? ये एक सिचुएशन ट्रायंगल है जिसमें तीनों देश परिस्थितियों के कारण दोस्ती और डिप्लोमेसी का एक त्रिकोण खींच रहे हैं, और ये त्रिकोण कुछ ऐसा दिखता है। इसमें भारत और रूस एक ही रेखा पर मौजूद है, और रूस हमारा, अगर आप देखिए तो पुराना सबसे भरोसेमंद दोस्तों में से एक है, जिसे आप भारत का नेचुरल अलाय भी कह सकते हैं। लेकिन चीन के साथ इन दोनों देशों के रिश्ते मौजूदा परिस्थितियों के कारण बने हैं। चीन ना तो रूस का पक्का दोस्त है और ना ही भारत का पक्का दोस्त। हकीकत तो यह है कि भारत और रूस दोनों के साथ ही चीन का युद्ध हो चुका है, और दोनों के साथ चीन का सीमा विवाद भी है। लेकिन इसके बावजूद मौजूदा परिस्थितियों में चीन इस वक्त भारत और रूस के साथ एक सिचुएशन ट्रायंगल बना रहा है। तो आइए आपको बताते हैं, क्योंकि आज भी चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है, और यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 साल बाद इसी महीने के आखिर में एससीओ समिट के लिए चीन जाने वाले हैं। और इससे पहले अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है। वांग यी ने खुद प्रधानमंत्री मोदी से एससीओ समिट को लेकर बात की, और अब बताया जा रहा है कि एससीओ समिट के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी चीन आ सकते हैं, और वहां प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हो सकती है। इससे पहले विदेश मंत्री वांग यी और भारत के एनएसए अजीत डोभाल की भी मुलाकात हुई है, और इस बैठक में वांग यी ने यह कहा कि पिछले कुछ सालों में भारत चीन के रिश्तों में ऐसी चुनौतियां आई जो दोनों देशों के हित में नहीं थी, जबकि अजीत डोभाल ने यह कहा कि अब दोनों देशों के रिश्तों में सुधार हुआ है, सीमा पर शांति और स्थिरता बनी हुई है। याद रखिए, ये गलवान के 2020 वर्ष था, जिसके बाद से लगातार भारत और चीन के संबंधों में चुनौतियां बहुत बड़ी बड़ी आई, जिसकी चर्चा वांग यी कर रहे थे। लेकिन अब शांति की स्थिति पर भी बात हुई है। देखिए, कहते हैं कि अगर किसी देश की डिप्लोमेसी को समझना हो तो उसके लिए डायलॉग को समझिए। डायलॉग का मतलब यह है कि वो देश आपके लिए किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। जैसे चीन अब तक भारत को लेकर हर मुद्दे पर असहमति जताता था, लेकिन अब उसने भारत के लिए अपनी डिप्लोमेसी की डिक्शनरी को ही बदल दिया है, और वो भारत के लिए कुछ अच्छी अच्छी बातें कर रहा है। जैसे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात के दौरान चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने यह कहा कि भारत और चीन एक दूसरे के लिए खतरा नहीं बल्कि साझेदार है। अब देखिए, अभी तक की जो भाषा थी वो बिल्कुल अलग होती थी। अब वो कह रहे हैं कि वी आर नॉट अ डेंजर फॉर ईच अदर, वी आर को पार्टिसिपेंट्स। वो कह रहे हैं कि खतरा नहीं, हम साझेदार हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि चीन भारत को प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि एक पार्टनर के रूप में देख रहा है। भारत और चीन दोनों को अपनी असली संसाधन विकास और प्रगति पर लगाना चाहिए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, चीन हमारे देश के साथ ईमानदारी और बराबरी के सिद्धांत के साथ काम करने के लिए तैयार है, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि इस सिचुएशन में चीन भी भारत के साथ अपने रिश्तों को सुधारने पर पूरी ताकत लगा रहा है। और सीधा सा कारण यह है कि वो भारत को अपने पक्ष में करके पश्चिमी देशों पर दबाव को कम करना चाहता है। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर इसे समझाने की कोशिश करती हूं, जिससे आपको यह समझ में आएगा कि ये अगर भारत चीन कि ये रिश्ते में मजबूती आ रही है। हालांकि भारत को ये कभी नहीं भूलना होगा कि चीन क्या कर चुका है और क्या कर सकता है, लेकिन इंडो पैसिफिक रीजन में हर देश की आप पहले मौजूदगी देख लीजिए। भारत, चीन, फिलीपींस, जापान, प्रशांत महासागर में इधर देखिए, और फिर आ जाइए ऑस्ट्रेलिया और इधर का हिंद महासागर। अमेरिका और चीन के बीच सबसे बड़ा टकराव इस क्षेत्र को लेकर है, जिसे कहते हैं हम इंडो पैसिफिक रीजन। ये क्षेत्र इंडिया ओशन और पैसिफिक ओशन दोनों को जोड़कर बनता है, और अभी अमेरिका और पश्चिमी देश इस इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा को चीन से एक बड़ा खतरा बताते हैं। और आज भी अमेरिका और चीन के बीच टकराव की सबसे बड़ी वजह अगर कुछ है तो यही वो इंडो पैसिफिक रीजन है जो हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें चीन, भारत, ये फिलीपींस, जापान, ये पूरा जो ऑस्ट्रेलिया, ये प्रशांत महासागर का पूरा क्षेत्र आता है। लेकिन एक जमाना ऐसा था जब अमेरिका और पश्चिमी देशों को इस मुद्दे पर ज्यादा देशों का समर्थन नहीं मिलता था, और इसका कारण यह था कि उस वक्त इस पूरे इलाके को एशिया पैसिफिक कहते थे। और तब देखिए इसमें कौन कौन से देश आते थे। रूस का एक हिस्सा, चीन, जापान, फिलीपींस,
ऑस्ट्रेलिया, इधर कनाडा, अमेरिका, ये सब। लेकिन ये याद रखिए कि इसमें ये हिस्सा नहीं आता था जिसे हम कहते हैं भारत देश हमारा, और इसीलिए तब ये एशिया पैसिफिक कहते थे। इसमें पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये तमाम देश आते थे, भारत बाहर था। लेकिन फिर पिछले 20 सालों में चीन बहुत ताकतवर हो गया। उसने दक्षिण चीन सागर में आक्रामक दावे किए, उसके बाद नौसैनिक ठिकाने बनाए, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव उसका, जो कि अभी भी एक चुनौती है, उससे हिंद महासागर तक घुसपैठ शुरू कर दी। अमेरिका और पश्चिमी देशों को डर था कि अगर इस मुद्दे पर भारत को बाहर रखा गया तो चीन को रोकना मुश्किल हो जाएगा, और यहीं से अमेरिका ने एक नया शब्द गढ़ दिया जो कि अब इंडो एशिया पैसिफिक रीजन है। तो यहीं से अमेरिका ने यह नया शब्द गढ़ा, इंडो पैसिफिक क्षेत्र। यह शब्द अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर दिया था, जिससे एशिया पैसिफिक के मुद्दे पर भारत को भी साथ लाया जाए और भारत के जरिए चीन पर और दबाव बनाने की कोशिश हुई। भारत का चीन के साथ लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में सीमा विवाद है, और हमने हमेशा से चीन की विस्तारवादी नीतियों का विरोध किया है। इसीलिए हमने इंडो पैसिफिक रीजन के मुद्दे पर अपनी चिंताएं व्यक्त की, और इससे वाकई में चीन पर दबाव बढ़ा। क्वाड के समिट में भारत की भूमिका से चीन बहुत परेशान हुआ, और इसीलिए ये अगर आप इसको देखिए तो भारत की यहां पर एंट्री एक तरह से पूरा बैलेंसिंग, पूरा इस संतुलन जिसे कहते हैं ताकत का, वो इसकी वजह से बना। लेकिन अब इस नए सिचुएशन ट्रायंगल पर आइए। सिचुएशनशिप ये एक शब्द है जो आजकल की टर्मिनोलॉजी में यूज होती है, स्थिति के मुताबिक एक रिश्ता रखना और फिर जब उसकी जरूरत नहीं हो तो आगे बढ़ जाना। अब ऐसा लग रहा है कि ये सिचुएशन ट्रायंगल जो तीनों देशों के बीच में बन रहा है, भारत और रूस का, तो आप समझ लीजिए कि रशिया और भारत एक ही लाइन पर है, हमेशा से रिश्ता रहा है, हमारा अच्छा भरोसेमंद फ्रेंड रहा है। चीन भारत को अपने साथ लाकर पश्चिमी देशों के दबाव को कम करना चाहता है, और वो रशिया से भी अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है। हालांकि यहां आपके मन में ये सवाल भी होगा कि जब चीन हमारा दुश्मन रहा है तो उसके साथ रिश्तों को सुधारना कितना सही होगा। तो यहां हमें चाणक्य की नीति समझनी होगी, जो ये कहती है कि राजनीति में दोस्त या दुश्मन स्थायी नहीं होते, बल्कि आपके हित स्थायी होते हैं। नेशन फर्स्ट, सबसे पहले भारत। और भारत की अगर इस वक्त स्थिति, अमेरिका ने टैरिफ 50% करके ऐसी लगाई है कि हमें इस स्थिति में अपनी ताकत दिखानी है, तो हमें दाएं बाएं देखना पड़ेगा और अपने आप को एक बड़ी ताकत, बड़ा गठजोड़ दिखाना पड़ेगा। चाणक्य कहते हैं कि अगर शत्रु मित्रता बढ़ाना चाहे और इस दौरान परिस्थितियां भी आपके हित में हो, तो उस मित्रता को स्वीकार करना चाहिए। शर्त सिर्फ इतनी है कि शत्रु से मित्रता रखते वक्त उस पर हमेशा निगरानी और संतुलन बनाकर रखना चाहिए। और हम तो चाहेंगे कि आखिरी वाली लाइन को अंडरलाइन कर दिया जाए। शत्रु पर हमेशा निगरानी और संतुलन बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा कुछ ना कुछ चाल चलने की कोशिश करता है अगर उसकी फितरत में ये बात शामिल हो। इसके लिए चाणक्य की नीति में यह लिखा है कि शत्रु से मित्रता करते समय उतनी ही सावधानी रखें जितनी आग के पास जाते हुए करते हैं। ये फिर से सुनिए, शत्रु से मित्रता करते समय उतनी ही सावधानी रखो जितनी आग के पास जाते हुए रखते हैं। इसका अर्थ यह है कि इस शत्रु से मित्रता करना आग के साथ रहने के बराबर है, लेकिन मित्रता करते हुए भी सावधानी उतनी ही रखिए। परिस्थितियां हमें चीन के साथ रिश्ते सुधारने के लिए कहती हैं, लेकिन इतिहास हमें इन रिश्तों में सावधानी बरतने के लिए कहता है। और इसीलिए आज जो बड़ी बात है वही हम आपको दिखा रहे हैं और ये समझा रहे हैं कि जब हम ये रिश्ता चीन के साथ करते हैं तो हमें कैसे इस ट्रायंगल की ताकत को समझना होगा। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि 1998 में रशिया ने RIC बनाने का एक प्रस्ताव रखा था, जिसमें R का मतलब रशिया, I का मतलब इंडिया, C का मतलब चाइना था। उस वक्त इन तीनों बड़े गैर पश्चिमी देशों का सबसे बड़ा मंच माना गया था। साल 2002 में पहली बार RIC के विदेश मंत्रियों की बैठकें शुरू हुई। पश्चिमी देशों ने इस मंच को एक चुनौती के रूप में देखा कि ये ना तो इसमें यूरोप के तमाम ताकतवर मुल्क थे, ना इसमें अमेरिका के ताकतवर मुल्क थे, और ऐसे में उनको लगा कि ये RIC किस दिशा में जा रहा है, क्या ये आने वाले वक्त में खतरा होगा हमारे लिए। लेकिन इसके बाद 2017 के डोकलाम विवाद और 2020 की गलवान हिंसा के बाद भारत ने इस मंच से खुद को अलग कर लिया।
और 2020 के बाद से अब तक ये मंच निष्क्रिय रहा, इनएक्टिव, और रशिया, भारत और चीन के रिश्तों में काफी उतार चढ़ाव आए। जब ये तीनों देश एक साथ थे तब इन्हें ट्रॉयका कहते थे। रशिया में परंपरागत रूप से ट्रॉयका का मतलब होता है 3 घोड़ों की जोड़ी, और ये रशिया की संस्कृति और इतिहास का प्रतीक भी है, जिसने उसने भारत और चीन को साथ लाने के लिए इस्तेमाल किया। और अब एक बार फिर से ये ट्रॉयका साथ आते दिख रहे हैं। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर फिर से लिए चलती हूं और दिखाती हूं कि भारत, रूस और चीन का जो ये रिश्ता हम ट्रॉयका जिसे कह रहे हैं, वह एक वक्त पर रशिया ने ये नाम दिया था। ये साथ आना क्यों दुनिया के लिए एक बड़ी घटना मानी जानी चाहिए? ये तीनों देश परमाणु संपन्न देश हैं। तीनों देशों के पास 5089 परमाणु हथियार हैं, जो कि आप देख रहे हैं। उसमें रशिया के पास 4309, और उसके बाद चाइना के पास 600, और फिर भारत के पास 180। अब ये देखिए, ये जो परमाणु संपन्न इन 3 देशों के हथियार हैं, परमाणु हथियार, वो 5089 हैं। ऐसे में इन तीनों देशों की ताकत कितनी बड़ी महाशक्ति बनती है एक साथ होकर। दूसरा, दुनिया की 38% आबादी, 38%, आप सोचिए, दुनिया की 38% आबादी रशिया, भारत और चीन में ही रहती है। इनमें भारत की आबादी 144 करोड़ है, चीन की 141 करोड़, रशिया की आबादी 14 करोड़ 30 लाख है। ये आपके सामने तीनों आ गए। तो तीनों देशों की आबादी आपने देखी। अब आपको तीसरा दिखाते हैं, क्योंकि अगर आप इस पूरे मामले को देखें तो दुनिया की कुल जीडीपी, विकास, काम कहां हो रहा है, तो यहां पर आपको दिख जाएगा कि दुनिया की कुल जीडीपी में 33%, 38% पॉपुलेशन, 33% जीडीपी, 38% पॉपुलेशन, आबादी, और 33% जीडीपी इन 3 देशों की है। 18.7 ट्रिलियन डॉलर, 4.3 ट्रिलियन डॉलर है भारत का, और 2.2 ट्रिलियन डॉलर है रशिया का। कुल 25.2 ट्रिलियन, 25.2 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनती है। तो इससे आप समझ गए कि इन तीनों देशों की जब आप जीडीपी को निकाल ले, तो फिर कहां पर नई कहानी विकास की आगे बढ़ रही है। इसी तरह दुनिया का 20% क्षेत्रफल भी इन्हीं तीनों देशों में है। 20% लैंड कॉम्पोजिशन जो है, क्षेत्रफल जो है, वो रशिया, भारत और चीन में है। और सेना के मामले में भी ये तीनों देश बहुत मजबूत हैं। रशिया के पास दुनिया की दूसरी सबसे मजबूत सेना है, तो वहीं चीन के पास दुनिया की तीसरी मजबूत सेना, और भारत के पास दुनिया की चौथी मजबूत सेना। यानी आर्मी के नजरिए से देखिए तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तीनों पोजीशन पर रशिया, चीन और भारत आते हैं। यह बताता है कि अगर ये तीनों एक साथ मिल जाएं तो कैसी महाशक्ति, यानी संक्षेप में कहें तो तीनों देशों के पास ऐसा सामर्थ्य है कि अगर ये साथ आ जाएं तो अमेरिका की धड़कनें भी बढ़ जाएंगी। इन आंकड़ों से पता चलता है कि इस वक्त परिस्थितियां रशिया, भारत और चीन को नजदीक ला रही हैं, और इन तीनों देशों की तिकड़ी से इन्हें फायदा भी हो सकता है। लेकिन यहां चुनौती यह है कि चीन के ऊपर भरोसा करना बहुत मुश्किल है, और इसे आप 2 और खबरों से समझ सकते हैं। तो आइए आपको बताते हैं। पहली खबर जो है वो है, सूत्रों के हवाले से यह आई थी कि चाइना के विदेश मंत्री वांग यी ने यह भरोसा दिया कि चीन भारत को खाद, दुर्लभ खनिज और टनल बोरिंग मशीन्स की सप्लाई जारी रखेगा और इन पर कोई पाबंदी नहीं लगेगी। लेकिन हुआ क्या, हम आपको बताते हैं। जब यही सवाल चीन में विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता से पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट रूप से इस पर कोई जवाब नहीं दिया और यह कहा कि उन्हें इसके बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। तो सुना आपने, और इसीलिए जैसा हमने आपको पहले भी कहा था, चाणक्य का उदाहरण देकर कि आग के पास रहना है तो सावधानी बहुत जरूरी है। दुर्लभ खनिजों को रेयर अर्थ मिनरल भी कहते हैं, जिनका इस्तेमाल टीवी, मॉनिटर, स्मार्टफोन, सेंसर स्पीकर, एमआरआई मशीन, लैंप, हथियार, मिसाइल, विमान बनाने के लिए भी होता है। दुनिया में दुर्लभ खनिजों के निर्यात में 90% से ज्यादा हिस्सेदारी अकेले चीन की है, और इसीलिए वो इनके निर्यात पर प्रतिबंध लगाकर दबाव बनाता है। पिछले महीने चीन ने भारत को भी इसकी सप्लाई रोक दी थी। और दूसरा मुद्दा है पाकिस्तान का। चीन जिस वक्त भारत को अपना रणनीतिक साझेदार बनाने की बात कर रहा है, तब पाकिस्तान के साथ उसकी नजदीकियां कम नहीं हुई हैं। भारत के दौरे के बाद चीन के ये विदेश मंत्री वांग यी पाकिस्तान के दौरे पर जा रहे हैं।
और भारत को इस पर नजर रखनी होगी। वहां वो पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार के साथ मिलकर छठे स्ट्रेटेजिक डायलॉग की सह अध्यक्षता करेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि इशाक डार ने ही वांग यी को पाकिस्तान के दौरे पर आने के लिए आमंत्रित किया। मैं आपको पढ़कर बताती हूं कि इसमें क्या लिखा है, क्योंकि ये देखिए स्थिति ठीक वैसे ही है जैसे आपके घर पर कोई मेहमान आए, आपसे अच्छे से मिले, आपको गले लगाए, आपके खूब अपनापन दिखाए, उसके बाद दुश्मन के घर जाए। और ऐसा अमेरिका भी करता रहा है। और इसीलिए यह समझना जरूरी है कि बात अगर आप देखें तो कूटनीति के नजरिए से कई बार आपको रिश्तों को समझना, टटोलना और थोड़ा बहुत मार्जिन देना पड़ता है, क्योंकि अमेरिका ने हमेशा से यही किया। जब जब वहां से राष्ट्रपति आते थे वो भारत और भारत के बाद चीन जाते थे। कूटनीतिक संबंधों में हमेशा इन तमाम देशों ने यह कोशिश की है कि भारत वो पहले जरूर आते हैं, लेकिन इसी के साथ पाकिस्तान को भी खुश रखने की कवायद में लगे रहते हैं। और इसीलिए ये जरूरी है। जो चिट्ठी है मैं आपको दिखा रही हूं जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, इसमें लिखा है कर्टन रेजर विजिट ऑफ फॉरेन मिनिस्टर वांग यी टू पाकिस्तान फॉर 6 पाकिस्तान। ये जो डायलॉग में वो जा रहे हैं और इसमें ये जो पूरी चिट्ठी है इस्लामाबाद से यही कहा गया है कि डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इशाक डार के निमंत्रण पर वो जा रहे हैं। और यही ये जो हाईलाइटेड वाला पार्ट है उसमें आप देखेंगे, उसमें ये बात लिखी गई है कि उनके इन्विटेशन पर वहां पर वांग यी इसके बाद जा रहे हैं।